दोस्तों, अगर 15 जून के बाद मोदी सरकार में कैबिनेट फेरबदल होता है तो दिल्ली के सत्ता के गलियारों में जिस एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो नाम है धर्मेंद्र प्रधान। वही धर्मेंद्र प्रधान जिन्हें कभी मोदी सरकार के सबसे भरोसेमंद और मजबूत चेहरों में गिना जाता था। वही धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने पेट्रोलियम जैसे बेहद अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। और वही धर्मेंद्र प्रधान जिन्हें बीजेपी का संकट मोचक और संगठन का बड़ा रणनीतिकार माना जाता है। लेकिन अब कहानी बिल्कुल बदलती नजर आ रही है। सवाल यह है कि आखिर अचानक उनका नाम कैबिनेट फेरबदल की चर्चा के केंद्र में क्यों आ गया? क्या इसकी वजह शिक्षा मंत्रालय से जुड़े वो विवाद हैं जो पिछले कुछ समय से लगातार सरकार के लिए चुनौती बने रहे, या फिर ये सिर्फ अटकलें नहीं बल्कि किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है जिसके संकेत अभी पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं? और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर वाकई फेरबदल होता है तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का नाम सिर्फ चर्चा में रहेगा या फिर कोई बड़ा फैसला सभी को चौंका सकता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले धर्मेंद्र प्रधान की पूरी राजनीतिक कहानी को समझना होगा। धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के तलचर क्षेत्र से आते हैं। उनका जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता देवेंद्र प्रधान बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते थे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। यानी राजनीति उन्हें विरासत में जरूर मिली, लेकिन बीजेपी के अंदर अपनी पहचान उन्होंने छात्र राजनीति के जरिए बनाई। कहा जाता है कि कॉलेज के दिनों में ही वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के साथ जुड़े थे। छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, संगठन में लगातार ऊपर बढ़ते गए और फिर बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री की। बीजेपी में धर्मेंद्र प्रधान की सबसे बड़ी ताकत हमेशा संगठन मानी गई। वो उन नेताओं में रहे जिन्हें पर्दे के पीछे काम करने वाला रणनीतिकार माना जाता था। ओडिशा जैसे राज्य में जहां कभी बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं मानी जाती थी, वहां पार्टी के विस्तार में भी उनकी भूमिका बताई जाती। इसी संगठनात्मक क्षमता ने उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कोर टीम के करीब पहुंचा दिया। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई और यहीं से उनकी राष्ट्रीय पहचान तेजी के साथ बढ़ी। उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई और इसी दौरान उज्ज्वला योजना देश भर में चर्चा का विषय बनी। सरकार ने इसे गरीब परिवारों तक गैस कनेक्शन पहुंचाने वाली बड़ी सामाजिक योजना के तौर पर पेश किया और धर्मेंद्र प्रधान इस योजना का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। धीरे धीरे उनकी गिनती मोदी सरकार के सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में होने लगी। लेकिन राजनीति में समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2021 में जब मोदी सरकार ने बड़ा कैबिनेट फेरबदल किया तो धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस समय इसे प्रमोशन भी माना गया क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू करने जैसे बड़े मिशन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। शुरुआत में ऐसा लगा कि शिक्षा मंत्रालय में बड़े सुधारों का दौर दिखाई देगा। नई शिक्षा नीति, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा ढांचे में बदलाव, सरकार लगातार इन मुद्दों को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करती रही। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे विवाद सामने आने लगे जिन्होंने शिक्षा मंत्रालय को लगातार राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया। सबसे पहले विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सवाल उठने शुरू हुए। पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने की घटनाएं, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर उठते सवाल। इन मुद्दों ने धीरे धीरे शिक्षा मंत्रालय पर दबाव बढ़ाया। फिर आया नीट विवाद और यहीं से राजनीतिक दबाव सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। देश भर में छात्रों और अभिभावकों ने सवाल उठाए। विपक्ष ने सरकार को घेरा, संसद में हंगामा हुआ, टीवी डिबेट्स में शिक्षा मंत्रालय निशाने पर आ गया और विपक्षी दलों ने सीधे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। हालांकि सरकार लगातार कहती रही कि जहां भी गड़बड़ी मिली वहां पर कार्रवाई की गई, जांच कराई गई और परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के कदम भी उठाए गए। लेकिन राजनीतिक नुकसान अपनी जगह बना रहा। इसके बाद एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ। इतिहास के कुछ अध्याय हटाने, कुछ विषयों में संशोधन करने और पाठ्यक्रम को लेकर उठे सवालों ने शिक्षा मंत्रालय को फिर से विवादों में ला दिया। विपक्ष ने आरोप लगाए कि शिक्षा के जरिए वैचारिक बदलाव की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये पाठ्यक्रम को आधुनिक और तर्क संगत बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन विवाद खत्म नहीं हुए। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा मंत्रालय उन मंत्रालयों में गिना जाने लगा जिस पर सबसे ज्यादा राजनीतिक हमले हुए। और अब जब कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं शुरू हुई हैं तो स्वाभाविक रूप से धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी चर्चा के केंद्र में आ चुका है।
दिलचस्प बात यह है कि हाल के दिनों में धर्मेंद्र प्रधान कई बार सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी की बात करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्रालय से जुड़े मामलों की जवाबदेही से वो पीछे नहीं हटेंगे। राजनीतिक विश्लेषक उनके इन बयानों को भी ध्यान से देख रहे हैं। कुछ लोग इसे जवाबदेह मंत्री की छवि बताते हैं, तो कुछ लोग इसे संभावित राजनीतिक संदेश के तौर पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। धर्मेंद्र प्रधान केवल शिक्षा मंत्री नहीं है, वो बीजेपी के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनकी संगठन में मजबूत पकड़ मानी जाती है। ओडिशा की राजनीति में उनका प्रभाव है। कई चुनावों में उन्हें रणनीतिक जिम्मेदारियां दी गईं और पार्टी नेतृत्व के भरोसेमंद नेताओं में भी उनकी गिनती होती रही है। और यही वजह है कि अगर कैबिनेट फेरबदल होता भी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि उनका राजनीतिक महत्व खत्म हो गया है। संभव है उन्हें कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी मिले, संभव है संगठन में नई भूमिका दी जाए, और ये भी संभव है कि सारी चर्चाएं सिर्फ चर्चाएं ही साबित हों। लेकिन फिलहाल दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में जो नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान का ही है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय से जुड़े विवाद, विपक्ष का लगातार हमला, छात्रों के मुद्दों पर उठते सवाल और संभावित कैबिनेट फेरबदल की अटकलें, इन सब ने मिलकर उन्हें राजनीतिक चर्चा के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा किया है। अब देखना यह होगा कि 15 जून के बाद अगर मोदी सरकार में कोई बड़ा फैसला होता है तो क्या धर्मेंद्र प्रधान उसी मंत्रालय में बने रहते हैं, क्या उन्हें नई जिम्मेदारी मिलती है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर ऐसा फैसला लेते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बाकी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।